व्हाट्सअप ऑल माय वीसीएंस बच्चे, वंस अगेन वेलकम टू रफ्तार, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। आई थिंक आपको मुझे ये बात बारी बारी रिपीट बेसिस पे नहीं बतानी पड़ेगी कि बच्चे ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके 4 नंबर इस चैप्टर से डायरेक्टली आते हैं। 4 नंबर तो ठीक है, मगर 4 नंबर के पीछे जो मेहनत करनी पड़ती है लिटरली बच्चे वो बहुत कम है। बिकॉज एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन से एनसीईआरटी के उठा के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। चाहे आप 2023 के पेपर देख लो, 2022 के या 2021 के, डायरेक्ट एनसीईआरटी के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, राइट। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने आपके सारे के सारे पहले पीवाईक्यू की एनालिसिस करी कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करी और वो सारे पैराग्राफ, वो सारी लाइंस जो मुझे लगा कि भाई इनमें से लास्ट ईयर इस ईयर सवाल पूछे गए हैं, आगे आने वाले सालों में यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने एक साथ एक जगह पे आपके लिए इकट्ठी कर दी हैं। तो आपका 50% एफर्ट तो वैसे ही कंप्लीट हो चुका है। अब आपको केवल बचा हुआ 50% का काम करना है। सो आज बच्चे हम अगले 20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करने वाले हैं ये पूरा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। आप बेशक इसको 1x 1.5 या 2x जो स्पीड आपको कंफर्टेबल लगती है आप उस स्पीड से इस सेशन को देखिएगा, मगर मेक श्योर बच्चे आज के सेशन में मैं जितनी भी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी ना वो फॉर श्योर आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, क्योंकि यहां से 4 नंबर का सवाल आना 100% पक्का होता है। सो बस देरी किस बात की वीसीएंस, जैसे ही मैं ये टाइमर स्टार्ट करूंगी हम लोग अपना सेशन जो है स्टार्ट कर देंगे। 20 मिनट का टाइमर है, पूरा का पूरा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री हमको कंप्लीट करना है। सो यहाँ होता है हमारा टाइमर स्टार्ट और यहाँ मैं आपको बताती हूँ आज की क्लास का सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चे जहां पर आपको सरफेस केमिस्ट्री का एनसीईआरटी में दे रखा है उसके दूसरे पन्ने पर एक छोटा सा पैराग्राफ बना हुआ है जहां पर लिखा हुआ है एड्सॉर्प्शन इन एक्शन, कि कहां कहां पर हम डेली लाइफ में एड्सॉर्प्शन देखते हैं। अच्छा ये तो जानते हो ना कि अगर सरफेस पे किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है उस प्रोसेस को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, है ना। जो चीज जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हम कराते हैं इसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट, और जो चीज एड्सॉर्ब हो रही होती है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट। ये आई थिंक सब जानते हैं। अब बड़े ध्यान से देखना, कुछ की वर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए जो जेई में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कह रहे हैं जो गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया और SO2, अगर मैं इनको एक बंद डब्बे में लूंगी, है ना, और उसके अंदर मैंने पाउडर चारकोल डाल दिया, ध्यान से देखिएगा, दैट द प्रेशर ऑफ द गैसेस इन द वेसल विल डिक्रीज, क्योंकि ये जो पाउडर चारकोल होगा वो इन गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जेई मेन में पूछा गया सवाल है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, इन अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई, अगर आपने एक ऑर्गेनिक डाई का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन ले लिया, जब हम उसके अंदर एनिमल चारकोल डालेंगे बच्चे और सॉल्यूशन को आप शेक करोगे, द कलर विल बिकम कलरलेस। जो भी आपने डाई का सॉल्यूशन लिया था जो उसका कलर होगा वो कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डाई विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑन द एनिमल चारकोल। ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। आगे थर्ड पॉइंट देखिए, कह रहे हैं अगर आपने कच्ची चीनी, रॉ शुगर का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसको जब आप एनिमल चारकोल के बेड्स पे डालेंगे तो वो जो रॉ शुगर होती है, कच्ची चीनी, उसका भी कलर जो है वो हट जाएगा, वो भी ऑल्सो इट विल ऑल्सो बिकम कलरलेस। आगे देखिए, कह रहे हैं जो एयर है बच्चे वो ड्राई हो जाती है जब आप एयर को सिलिका जेल से पास करते हैं, क्योंकि सिलिका जेल के पास टेंडेंसी होती है टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप सोच रहे हो ये क्यों बता रहे हो, मैं ये इसलिए बता रही हूँ बच्चे क्योंकि ये पास्ट ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी गैसेज हैं जिनको चारकोल में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। अच्छा ध्यान से देखिए, The process of removing an adsorbed substance from a surface, मान लो जिस एड्सॉर्बेंट पे एक सब्सटेंस एड्सॉर्ब हुआ था, जब हम उस एड्सॉर्ब सब्सटेंस को निकालते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। ये भी आपको पता हुआ होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, ये कह रहे हैं जब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली होती हैं तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन। ये बात भी पता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपसे रिपीट बेसिस पे पीवाईक्यू में पूछी गई है बच्चे, वो ये कि जब हम एड्सॉर्प्शन कराते हैं तो डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जो आपने थर्मोडायनेमिक्स है ना में पढ़ा था, इसका क्या खेल होता है? तो आपको पता है जब आप एड्सॉर्प्शन कराएंगे तो एंट्रोपी जो है डिक्रीज हो जाएगी, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होती है,
और आपको पता है एड्सॉर्प्शन के दौरान बॉन्ड बनते हैं, यानी कि जो डेल्टा एच है ये भी नेगेटिव होती है। अब ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई बच्चे, पॉजिटिव, ये वाली टर्म क्या हो गई, नेगेटिव। अगर मैं चाहती हूं कि मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो तो मैं चाहूंगी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो, तो मैं यही चाहूंगी ना कि आगे वाली टर्म ज्यादा नेगेटिव हो, पीछे वाली जो टर्म है वो कम नेगेटिव हो, है ना। मतलब ये टर्म कम पॉजिटिव होनी चाहिए, ये टर्म ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एड्सॉर्प्शन है बच्चे ये लो टेम्परेचर पर होगा। लो टेम्परेचर जो है इट विल फेवर द एड्सॉर्प्शन। ये जेईई मेन का सवाल है जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। लिटरली अब मैं इस टेबल की मतलब कितने गुणगान गाऊं मुझे नहीं पता, इस टेबल से डायरेक्ट हर साल सवाल पूछे जाते हैं। ये टेबल बताता है बच्चे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन। आपको पता है फिजिक्स ऑप्शन में वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जबकि केमिस ऑप्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आप ये भी जानते हो फिजिक्स ऑप्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, जबकि केमिस ऑप्शन हाईली स्पेसिफिक होता है। केवल एक पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट दूसरे एड्सॉर्बेंट पे ही चिपकेगा, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। आपको ये भी पता है फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल होता है कि एक बार आपने एड्सॉर्ब किया, गर्म किया, निकल गया, ठंडा किया, वापस एड्सॉर्ब हो जाएगा, जबकि केमिस ऑप्शन बच्चे इरिवर्सिबल होता है नेचर में। मूविंग फर्दर आपको ये पता है कि जो मोर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं उनकी जल्दी एड्सॉर्प्शन होती है। ये कहता है दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, गैसेस विच कैन रिएक्ट विद द एड्सॉर्प्शन। अगर एक पर्टिकुलर गैस एक पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट के साथ रिएक्शन शो कर सकती है तो उस केस में उस गैस का केमिस ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। मूविंग फर्दर बच्चे ये जो फिफ्थ पॉइंट है आज की क्लास का सुपर 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता होना चाहिए जब फिजिक्स ऑप्शन होता है तो जो एंथैल्पी में चेंज होता है दैट इज जस्ट 20 to 40 किलो जूल पर मोल, और यही अगर मैं वैल्यू केमिस ऑप्शन के लिए देखती हूँ तो वैल्यू होती है 80 to 240 किलो जूल पर मोल। ये दोनों वैल्यूज आप बच्चों को रटी होनी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली जेईई मेन के पेपर में पूछी जाती है। आगे देखिए, कह रहे फिजिक्स ऑप्शन जो है वो लो टेम्परेचर पे फेवर होती है, केमिस ऑप्शन थोड़े से हाई टेम्परेचर पे फेवर होती है, बिकॉज केमिस ऑप्शन के लिए आपको बॉन्ड बनाना पड़ता है तो आपको थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा टेम्परेचर जो है बढ़ाना पड़ता है। ध्यान से देखिए, नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। अभी अभी मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि यहाँ पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। दिस डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, ये भी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, मगर ये बात याद रखनी है फिजिक्स ऑप्शन मल्टी लेयर होती है जबकि केमिस ऑप्शन मोनो लेयर होती है। यूनिमॉलिक्यूलर होती है यानी कि मोनो लेयर, जबकि फिजिक्स ऑप्शन मल्टी लेयर प्रोसेस होता है। इसके बाद आपसे जेईई मेन में अगर ग्राफ रिलेटेड सवाल पूछा जाता है तो आपको मैं बता देती हूँ अबाउट द फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ये कहता है कि x by m is equal to k into p raised to the power 1 by n, where x is the amount जो एड्सॉर्ब हुआ, m is the amount of adsorbent, ठीक है, एंड x by m जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज्ड टू द पावर 1 minus n। तो अगर मैंने x by m को प्रेशर के साथ प्लॉट किया तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये ग्राफ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहां आपको ए बी सी लिखकर देता है और पूछता है कि टेम्परेचर्स को अरेंज करो। तो आपको पता है कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो मोर एड्सॉर्प्शन होगी, ज्यादा अमाउंट एड्सॉर्ब होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ग्राफ नीचे की ओर आता जाएगा। अगर इसी इक्वेशन में मैंने आपको कहा लॉग ले लो दोनों साइड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग x by m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 by n लॉग p। और अगर इसी से मैं, आपने मैथ्स तो पढ़ी रखी है, डिटेल में भी ये चीज मैंने कराई है, अगर मैं आपको करूं लॉग x by m वर्सेस लॉग ऑफ p का ग्राफ प्लॉट करें तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर आप इस इक्वेशन को सिंपली y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस c से कोरिलेट करें तो इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी log k और स्लोप की वैल्यू हो जाएगी 1 by n। क्या ये बात ठीक है? यहां से डायरेक्ट बच्चे 4 नंबर के सवाल बनते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चे, हमारे पास वंस अगेन इस पर्टिकुलर चैप्टर एड्सॉर्प्शन में लिटरली यूजेस और एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं अगर आपको बहुत ही हाई वैक्यूम क्रिएट करना है तो आपने वैक्यूम पंप से हवा हटा ली, उसके बाद भी जो थोड़ी बहुत ही हवा बची है उसको चारकोल एड्सॉर्ब कर लेता है। आगे देखिए, कह रहे हैं अगर आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है तो आप सिलिका या फिर एल्यूमिनियम जेल्स का यूज करते हैं। ये पता होना चाहिए, ये वही लाइंस मैंने आपको पूरे चैप्टर का सार देने की कोशिश कर रही हूं जिनसे डायरेक्ट पेपर में सवाल पूछेंगे, ठीक है। ऑल्दो चैप्टर बहुत बड़ा है मगर इस पूरे चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने यहां पर आपको समझाने हैं।
आगे देखो, कह रहे कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए आप एनिमल चारकोल का यूज करते हैं। अभी अभी बताया था भाई, अगर कच्ची चीनी का शुगर सॉल्यूशन, मतलब रॉ शुगर सॉल्यूशन, कच्ची चीनी का सॉल्यूशन है, उसको एनिमल चारकोल के बेड के ऊपर से डालेंगे तो वो अपना कलर जो है वो लूज कर देगा। जेई एडवांस, कुछ साल पहले एडवांस में सवाल पूछा गया था, एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स। कह रहे सरफेसेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट्स सच एज सिल्वर हैलाइड, कुछ स्पेशल प्रेसिपिटेट्स हैं जैसे सिल्वर हैलाइड, इनके सरफेस की दे हैव दिस प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग सम डाइज लाइक इओसिन, फ्लोरोसिन एक्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं, AgCl अपने ऊपर, ये जो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा इसके ऊपर कुछ डाइज एब्जॉर्ब हो जाएंगी, यानी कि इनको हम यूज करते हैं फॉर टाइट्रेशन पर्पसेस, एंड पॉइंट पे कलर चेंज शो करने का ये काम करते हैं। सो इनको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर्स, जो कलर चेंज शो करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एड्सॉर्प्शन। आगे देखिए, कंटिन्यू करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आपसे सीरियसली डायरेक्टली जेई मेन में सवाल पूछा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं, ये जो हम कैटालिसिस की बात करते हैं, एक होता है होमोजीनियस कैटालिसिस, एक होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब अगर आपके रिएक्टेंट्स और आपका कैटालिस्ट दोनों सेम फेज में है, गैसेस में, दैट इज होमोजीनियस। अगर हमारे रिएक्टेंट लिक्विड में है और हमारा कैटालिस्ट भी लिक्विड में है, दिस इज होमोजीनियस। अगर मेरा कैटालिस्ट एक्वस में है और मेरे रिएक्टेंट भी एक्वस सॉल्यूशन में, दिस इज होमोजीनियस कैटालिसिस। इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि होमोजीनियस कैटालिसिस है या हेट्रोजीनियस, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने किस रिएक्शन के लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज किया। देखो, जब भी मैंने सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन कराई टू फॉर्म SO3, हम दो प्रकार के कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, एक होता है V2O5, एक होता है NO। याद रखिएगा, NO भी आप यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, जब मैंने एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराई तो मुझे एसिड डालना पड़ता है एज कैटालिस्ट। जब मैंने शुगर सॉल्यूशन की हाइड्रोलिसिस कराई तो वंस अगेन द हाइड्रोलिसिस डन इन द एक्वस मीडियम, जहां पर एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल टूट जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है। ये आपसे कैटालिस्ट रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं, ये नहीं पूछा जाता होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस। ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया था बच्चे, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करने के हमारे पास 3 कैटालिस्ट सिलेबस में मेंशन है, एक V2O5, एक NO, और एक देखिए प्लैटिनम कैटालिस्ट भी यूज हो सकता है। यू कैन ऑल्सो यूज प्लैटिनम एज अ कैटालिस्ट। आगे देखिए, कह रहे हैं नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अमोनिया, हम आयन को एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं हेबर्स प्रोसेस में। आगे देखिए, कह रहे हैं अमोनिया की, बच्चे ये आपके जेई मेन में पूछा गया सवाल है, ऑसवाल्ड्स प्रोसेस में जब मैंने अमोनिया की ऑक्सीडेशन कराई, द रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, अमोनिया की ऑक्सीडेशन कराई इन द ऑसवाल्ड्स प्रोसेस, द कैटालिस्ट यूजेस प्लैटिनम। फिर कह रहे हैं वेजिटेबल ऑयल की जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो निकल इज यूज्ड एज अ कैटालिस्ट। आपसे लिटरली बच्चे कैटालिस्ट वाले सवाल रेगुलर बेसिस पे जेई मेन में पूछे जाते हैं। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, जिसको बोलते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट यानी कि जियोलाइट। शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट जियोलाइट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे लिखी हुई है, जिससे पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहे हैं द जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट। ये क्या होते हैं? एल्यूमिनोसिलिकेट विद 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकेट। एक्चुअली हमारे पास 3D नेटवर्क होता है सिलिकेट का, in which some silicon atoms are replaced by aluminium atoms giving rise to ALOSI framework। यही लाइन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब मैं शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट या जियोलाइट की बात करती हूँ बच्चे, मेरे पास सिलिकेट का 3D स्ट्रक्चर होता है, उसमें से कुछ सिलिकॉन को हटा के हम एल्यूमिनियम रख देते हैं और इसी वजह से हमारे पास ALOSI का फ्रेमवर्क आ जाता है। अब इसके यूजेस मैं आपको क्या बताऊं बच्चे, आप 2020 से लेके 2023 आज तक के पेपर में देख लो, यही वाले सवाल रिपीट बेसिस पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, कह रहे जियोलाइट्स आर वेरी वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड फॉर आइसोमराइजेशन। हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग करने के लिए, ठीक है, उनको आइसोमराइज करने के लिए हम जियोलाइट का यूज करते हैं। एन इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट जियोलाइट
zeolite catalyst which is used in petroleum industry is ZSM5. ZSM5 को हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज करते हैं. इसका काम क्या होता है? वो अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन यानी कि पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो ये सवाल जेईई मेन में पूछा गया था कि अल्कोहल को डायरेक्टली पेट्रोल यानी कि गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? आंसर था ZSM5. ठीक है, ये पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं. आगे बढ़ते हैं बच्चे. अब यही 2023 का मेरे ख्याल से 6 अप्रैल को ये सवाल पूछा गया था. 6 अप्रैल के पेपर का सवाल है मॉर्निंग शिफ्ट का कि भैया किसी भी प्रोसेस को कराने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए होता है. किस प्रोसेस को कराने के लिए मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? ये आपसे जेईई मेन में सवाल पूछा गया था. तो ध्यान से देखिए, जब हम केन शुगर की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, है ना, इस रिएक्शन को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर. क्यों? क्योंकि शुगर जो था पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, बाद में जो मिक्सचर है ओवरऑल वो लीवो रोटेटरी बन जाता है. तो केन शुगर को हाइड्रोलाइज कराने के लिए हम जो एंजाइम यूज करते हैं उसका नाम क्या है? इन्वर्टेज. एज लगा हुआ है मतलब वो लास्ट में एंजाइम है. कह रहे ग्लूकोज से अगर मुझे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चे ये आपको याद करने पड़ेंगे, ऑल्दो ये बायो की चीजें हैं बट यू नीड टू रिमेंबर. अगर आपने ग्लूकोज से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो आप याद रखिए कौन सा एंजाइम होता है? जाइमेस. ठीक है, ऐसे याद रखने का तरीका बताऊं. देखो, ग्लूकोज से मुझे अल्कोहल बनाना है, मतलब समझ रहे हो, ग्लूकोज से अल्कोहल बनाना है, ये तो जिंदा लोग ही कर सकते हैं. तो एंजाइम का नाम हो गया जाइमेस. ये बस याद रखने के तुक्के बता रही हूं, अदरवाइज इनकी डिटेल बाद में करेंगे. बच्चे, स्टार्च को अगर मुझे माल्टोज में कन्वर्ट करना है, मेरे पास कौन सा एंजाइम यूज होता है? डाइस्टेस. ये हमने पढ़ रखा है बायोमोलिक्यूल्स में. स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करके जब हम माल्टोज बनाते हैं तो कौन सा एंजाइम यूज होता है? डाइस्टेस. ठीक है, आगे देखो, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, आपको पता ना स्टार्च से बनता है माल्टोज, माल्टोज से बनता है ग्लूकोज, तो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा है? माल्टेज. आगे देखिए, कह रहे यूरिया की हाइड्रोलिसिस जब हम कराएंगे टू फॉर्म अमोनिया प्लस CO2, तो जो एंजाइम जो है उसका नाम क्या होता है? यूरियस. उस एंजाइम का नाम क्या होता है बच्चे? यूरियस. ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये PYQ है. कह रहे पेट में जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है. हमारे पेट में प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को तोड़ने का कौन काम करता है? पेप्सिन. जबकि हमारी इंटेस्टाइन में द पेनक्रिएटिक ट्रिप्सिन वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है. तो पेट में अलग एंजाइम है, इंटेस्टाइन में पेनक्रिएटिक ट्रिप्सिन हमारा यही काम करता है. शॉर्ट में अगर आप देखना चाहें तो ध्यान से देखिए शॉर्ट में कि देखो, है ना, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने का काम इन्वर्टेज. ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज से अल्कोहल बना कौन सकता है? जिंदा लोग यानी कि जाइमेस. स्टार्च से माल्टोज कन्वर्ट करने का काम डाइस्टेस, माल्टोज से ग्लूकोज कन्वर्ट करने का काम माल्टेज, यूरिया से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का काम यूरियस, और हमारे पेट में प्रोटीन को अमीनो एसिड में करने का काम कौन करेगा? पेप्सिन. ठीक है, और जबकि इंटेस्टाइन में पेनक्रिएटिक ट्रिप्सिन विल डू द सेम काम. समझ गए? आगे देखिए, अब हमारे पास बच्चे एक और टेबल दे रखी है जहां पर आपको बता रखा है कि कौन सा प्रोसेस है, इसके कौन से कैटलिस्ट है. सुपर इंपॉर्टेंट, जेईई मेन का 4 नंबर का सवाल. कह रहे हेबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यूज करते हैं टू फॉर्म अमोनिया. इसके लिए आप फाइनली डिवाइडेड आयन यूज करते हैं. मॉलिब्डेनम को एज अ प्रोमोटर यूज करते हैं. मॉलिब्डेनम इज यूज एज अ प्रोमोटर. कंडीशन होती है 200 बार प्रेशर और लगभग 750 केल्विन आप टेम्परेचर मान सकते हैं. नाउ अ डेज कह रहा है मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिना इज यूज. इसका रीजन मैं एडवांस में सारे बच्चों को सिखाती हूँ, है ना. फॉर एडवांस हम ये चीजें पढ़ते हैं कि क्यों एल्यूमिना या K2O को यूज किया जाता है. मेन में आपसे सिर्फ रिएजेंट ही पूछेगा. आगे देखिए, कह रहे ऑसवाल्ड्स प्रोसेस किस लिए होता है? नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चर के लिए. आजकल जेईई का एक फेवरेट टॉपिक बन गया है कि प्रोसेस का नाम दे देगा, पूछेगा कैटलिस्ट कौन सा है. ठीक है, तो ऑसवाल्ड्स प्रोसेस नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए पहले हम अमोनिया की ऑक्सीडेशन कराते हैं, NO बनता है. फिर NO की ऑक्सीडेशन कराते हैं, NO2, और NO2 को पानी में डालेंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड. इस पूरे प्रोसेस में प्लैटिनाइज एस्बेस्टोस यूज करते हैं, मतलब प्लैटिनम यूज करते हैं, और टेम्परेचर 573. टेम्परेचर रटो ना रटो, मगर सरफेस केमिस्ट्री के लिए कैटलिस्ट आपको पता होना चाहिए.
कह रहे कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, तो सबसे पहले SO2 को O2 के साथ रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म SO3। मैंने आपको कहा ना 3 कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज NO, यू कैन यूज V2O5 और यू कैन यूज प्लैटिनम, ठीक है। उसके बाद SO3 को फर्दर H2SO4 में डालते हैं, ओलियम की हाइड्रोलिसिस करते हैं H2SO4, प्लेटेनाइज्ड एल्बेस्टोस या फिर वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 कैन बी यूज्ड एज कैटलिस्ट। बच्चे इस टेबल से ना लिटरली डायरेक्ट 4 नंबर का सवाल आपका बनता है। आगे देखिए, खैर अभी 2-3 सालों में ये पर्टिकुलर सवाल नहीं पूछा गया, बट थोड़े पुराने साल में जाओ, यानी कि आप 2019, 2018, 2017 के पेपर उठा के देखो तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये क्या होता है देखो, अगर आपको ये चीज ऑलरेडी आती है तो बढ़िया, अगर नहीं आती तो मुझे बताइएगा, है ना। आगे आने वाले मतलब जो बच्चे आगे पेपर देंगे मैं मेक श्योर करूंगी कि इसकी जो ट्रिक है वो भी आपके साथ शेयर कर दूं, बट अभी थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। आई थिंक आपको ये पता है, सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड, तो ऐसे देखो मैंने याद दिलाया, सॉलिड को सॉलिड में डालेंगे इसको कहते हैं सॉलिड सॉल, सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे इसको बोलते हैं सॉल, सॉलिड को गैस में डालेंगे इसको बोलते हैं एरोसोल। तो जब भी डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा उसका नाम होता है एरोसोल। देखो, सॉलिड को सॉलिड में सॉलिड सॉल, सॉलिड को लिक्विड में सॉल, सॉलिड को गैस में एरोसोल, लिक्विड को सॉलिड में इसको बोलते हैं जेल, लिक्विड को लिक्विड में इमल्शन बहुत कॉमन है, लिक्विड को गैस में वंस अगेन एरोसोल। मैंने कहा था ना जब भी डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा उसका नाम एरोसोल होगा, ठीक है। गैस को सॉलिड में डालो तो सॉलिड सोल और गैस को लिक्विड में डालो तो फॉर्म। आपसे ये पूछा जाता है कि भाई सॉलिड सोल क्या है, एरोसोल क्या है, एरोसोल का एग्जाम्पल कौन है, सोल का एग्जाम्पल कौन है। तो इस तरीके से ये टेबल अभी खैर रिसेंटली नहीं पूछी गई है, पुराने 2017, 18, 19 में ये सवाल भी पूछे जाते थे, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचता है बच्चे, जिसका नाम है माइसिल। आप ये जानते हैं ना कि माइसिल्स क्या होते हैं, जब आप एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को, है ना, कम कॉन्सेंट्रेशन में डालते हैं तो इट विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोलाइट, मगर जब मैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूंगी वो सारे एक साथ एग्रीगेट होना शुरू कर देंगे, दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग माइसिल। इसमें ये 2 चीजें पूछी जाती हैं, कह रहे हैं द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स दस फॉर्म्ड आर नोन एज माइसिल्स, दीज आर नोन एज एसोसिएटेड कोलॉइड। कह रहे हैं द फॉर्मेशन ऑफ माइसिल टेक प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ही माइसिल बन सकता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। और कह रहे हैं ओनली अबव अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको क्रिटिकल माइसिलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि CMC बोलते हैं। 2022 के पेपर में यही सवाल था, एक मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद माइसिल बनती है, उस टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, उस कॉन्सेंट्रेशन के बाद ही माइसिल बनती है, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल माइसिलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि CMC। अब 3-4 में आपके छोटे छोटे और टॉपिक्स ले लेती हूं। इसी साल 2023 में पूछा गया सवाल है, कह रहे हैं कि हम कोलॉइड को कैसे बना सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि केमिकल मेथड। फॉर एग्जांपल, आपने आर्सेनिक के ऑक्साइड में H2S डाला, डबल डिकम्पोजिशन करी तो आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बन गया। आपने SO2 को H2S में डाला, यही तो था क्वेश्चन जो इस साल पूछा गया। SO2 को H2S में डाला, सल्फर का सोल बन गया। आपने गोल्ड के क्लोराइड को, ऑरिक क्लोराइड को फॉर्मेल्डिहाइड और पानी में डाला, गोल्ड बन गया। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड। FeCl3 को पानी में डालने से फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल प्रिपेयर कर जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक लाइन रटनी है, आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। तो कोलॉइड को बनाने के लिए आप डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, कोई भी केमिकल रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। आगे के दो और थर्ड मेथड जो दे रखा है, क्या रखा है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, इसी को ब्रिडिक्स आर्क मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये आपसे पूछा जाता है कि भाई ब्रिडिक्स आर्क मेथड से कौन कौन से कोलॉइड्स आप बना सकते हैं। तो जैसे मेटल के, गोल्ड के, सिल्वर के, प्लैटिनम के, है ना, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इन सब के हम कोलॉइड बनाते हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम की हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, इनमें हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, स्पार्क प्रोवाइड करते हैं, ठंडा ठंडा डिस्पर्जन मीडियम लेते हैं। तो जैसे ही ये वेपराइज होंगे, ये फटाफट ठंडे होकर डिस्पर्जन मीडियम में सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब प्रॉपर एक हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। फिर एक नया नाम आता है बच्चे, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलॉइडल सोल
मतलब एक प्रेसिपिटेट को, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल सॉल्यूशन में जब हम डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करके कोलॉइड बनाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बच्चे पेप्टाइजेशन। कह रहे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट हम बाहर से यूज करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट। टिंडल इफेक्ट, आपको पता है कोलॉइडल सॉल्यूशन बड़े सारे इफेक्ट शो करते हैं, है ना, जिसमें से वन ऑफ द इफेक्ट जो कोलॉइडल सॉल्यूशन शो करते हैं वो है टिंडल इफेक्ट। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से आई डोंट नो मतलब कितनी बार, मतलब कम से कम 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, वो भी रिसेंट ईयर में। ये वैसे तो फिजिक्स का पार्ट है कि टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। पहली कंडीशन, जो डायमीटर है डिस्पर्स्ड पार्टिकल का, दैट शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, यानी कि जिस डायमीटर की, जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल है उसका डायमीटर और लाइट की वेवलेंथ लगभग सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं डिस्पर्स्ड फेस की और डिस्पर्जन मीडियम की, दे शुड ग्रेटली डिफर इन मैग्नीट्यूड, उन दोनों का मैग्नीट्यूड काफी फर्क होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन रिपीट बेसिस पे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स के बारे में पूछा जाता है। बच्चे पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स होते हैं जो हाइड्रेटेड मेटल के ऑक्साइड हैं, तो ध्यान से देखिए Al2O3, CrO3, Fe2O3, तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं जनरली ये हमारे पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, इनको हम विस्तार में डिटेल में डिस्कस करते हैं, तभी सरफेस केमिस्ट्री को अगर मैं डिटेल में पढ़ाऊं तो कम से कम 7 या 8 घंटे का लेक्चर होता है। बट एटलीस्ट अभी आपको यह पता होना चाहिए कि मेटल के ऑक्साइड्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जबकि खाली मेटल, इकलौता मेटल नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड होता है, क्योंकि ब्रिडिक्स आर्क मेथड से बनाया जाता है। आगे देखिए, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड में सारे हमारे बेसिक डाई आते हैं, जैसे मिथिलीन ब्लू, है ना, पॉजिटिव चार्ज में बेसिक डाइज आएंगे, जबकि एसिडिक डाई स्टफ जैसे कि इओसिन, कॉन्गो रेड, ये नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड हैं। देखिए हीमोग्लोबिन ब्लड मेंशन कर रखा है ऑक्साइड्स, जबकि नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड में एग्जांपल आएंगे सल्फर, सल्फर के जितने भी कोलॉइड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। आगे देखिए, स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, चारकोल, सो जो स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सब नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड के एग्जांपल हैं। 2022 में यहां से सवाल पूछा गया था, आप जानते हो, मान लो मेरे पास सिल्वर AgI का प्रेसिपिटेट है, इसके ऊपर I- की हमने एक लेयर चिपका दी है ना, मान लो AgI को मैंने लेटस से किसी भी KI के एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो इसकी एक लेयर बन जाएगी I- की। उसके बाद मान लो ये जो Ag+ बचा हुआ होगा, थोड़ा थोड़ा Ag+ यहां से अट्रैक्ट होगा, तो ये जो डबल लेयर बनती है, इस डबल लेयर के बीच का जो पोटेंशियल होता है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर, ये जो पहली लेयर होती है बच्चे ये फिक्स लेयर होती है, जो दूसरी लेयर हम बनाते हैं इसको डिफ्यूज लेयर कहते हैं, और इन दोनों लेयर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब एक छोटी सी और स्टेटमेंट, कोएगुलेशन क्या होता है? कोएगुलेशन ये डायरेक्ट, मतलब ये वो टॉपिक्स है जिनसे मैक्सिमम सवाल आने के चांसेस होते हैं। कह रहे द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ अ कोलॉइडल पार्टिकल इज नोन एज कोएगुलेशन। अगर आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन को सेटल डाउन कर दिया है ना, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, इसी को प्रेसिपिटेशन या इसी का दूसरा नाम है कोएगुलेशन, ठीक है। कोएगुलेशन करने के लिए हम जनरली इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, कह रहे हैं अगर मुझे पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड को कोएगुलेट करना है तो मैं नेगेटिव आयंस डालूंगी, तो अगर मेरे FeCN6 - में एक ही मॉलिक्यूल में 4 नेगेटिव चार्ज है तो भैया ये बहुत बढ़िया अच्छे से कोएगुलेट करेगा, तो इसकी पावर सबसे ज्यादा, फिर कम कम कम, इसी को हम हार्डी-शजल्स रूल के नाम से जानते हैं। भाई अगर आपने नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड को कोएगुलेट करना है तो आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट बाहर से डालने पड़ेंगे, तो एक मॉलिक्यूल में अगर ज्यादा चार्ज होगा तो इसकी जो कोएगुलेशन है, मतलब जो इसकी कोएगुलेशन है यानी कि जो इसकी फ्लोक्युलेशन पावर है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और एक छोटी सी लाइन हमारी NCERT में रिटन है, कह रहे द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर, कि मुझे मिलीमोल्स पर लीटर में कितना इलेक्ट्रोलाइट डालना है टू कॉज द कोएगुलेशन और टू कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सोल इन 2 hours इज नोन एज कोएगुलेशन वैल्यू। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। कहते हैं कोएगुलेशन वैल्यू का मतलब होता है कि कम से कम आपको कितना इलेक्ट्रोलाइट डालना है
सो दैट आप एक पर्टिकुलर सोल की 2 घंटे के अंदर प्रेसिपिटेशन कर दो। एक और छोटी सी चीज, द स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड द हायर विल बी कोएगुलेटिंग पावर। कोएगुलेटिंग वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग पावर। जिसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा उसकी कोएगुलेशन वैल्यू कम, या जिसकी कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा उसकी कोएगुलेशन पावर कम। डायरेक्टली आपका मेन में पूछा जाता है सवाल, आपको बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चे लास्ट सेक्शन में दे रखा है कि कोलॉइड्स के एप्लीकेशंस क्या हैं, जैसे ब्लड, सोल, सॉइल, है ना, डेल्टा कैसे बनता है, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेटर्स कैसे काम करते हैं ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, मेडिसिन में, है ना, ये जो एरिग्रोल है, ये आई लोशन है। जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ रखा, मैंने रिसेंटली इस चैनल पे एक सेशन लिया था जहां पर मैंने यूजेस ऑफ ऑल द कंपाउंड्स ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, हमारी पूरी एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में जहां जहां पर भी यूजेस मेंशन है, एप्लीकेशन मेंशन है, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको एक पर्टिकुलर लेक्चर में कराई थी, जिसका टाइटल है यूजेस ऑफ ऑल कंपाउंड्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। वो प्लीज करके जाना, 4 नंबर का क्वेश्चन वहां से भी आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। ऑल्दो ये चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री बच्चे बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बट इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन सारे टॉपिक्स को आज मैंने लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर आपके साथ डिस्कस किया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मेक श्योर पूरी प्लेलिस्ट देखकर जाना, क्योंकि जिस सेशन के बाद का टाइटल है 4 मार्क्स एश्योर्ड, वहां से डेफिनेटली आपके 4 नंबर पक्के होंगे ही होंगे, ठीक है। सो जिन बच्चों का भी आगे आने वाली शिफ्ट में पेपर है, मेक श्योर आपके पेपर से पहले आप रफ्तार सीरीज को, बोथ फॉर मैथ्स एंड केमिस्ट्री, आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। प्लस इफ यू आर नॉट अ VCN येट, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू आर अ प्राउड VCN। मिलेंगे अगले सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।